हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अब नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको कि हम लोग जानते हैं इनहेरिटेंस नाम से। तो नेक्स्ट जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है इनहेरिटेंस। तो सवाल है कि इनहेरिटेंस होता क्या है और इसका जरूरत हमको क्यों पड़ेगा, पहले इस पर हम लोग बात कर लें। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग अपने परिवार में भी देखते हैं, बहुत बार ये चीज देखा जाता है कि अगर मान लो कोई एक बच्चे के बारे में बात किया जाए तो लोगों का कहना रहता है, परिवार के मेंबर्स का कहना रहता है कि भाई इसका आंख जो है एकदम अपने पिताजी पर गया है, या इसकी नाक जो है एकदम अपनी माँ के जैसी है, या कुछ और भी सिमिलैरिटीज ढूंढा जाता है बच्चे में जो कि उनके पेरेंट्स से मेल खाता हो। या फिर किसी परिवार में ऐसा भी होता है कि कोई एक खास चिन्ह जो उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो यही चीज इनहेरिटेंस कहलाता है। मतलब कहने का हुआ क्या कि अगर कोई एक गुण या कोई एक विशेषता किसी में ऐसा है जो वो किसी अपने पूर्वज से लिया है, जैसे अगर मान लो चेहरे की बनावट अगर उसके परिवार के किसी सदस्य से मिल रही है तो हम लोग कहते हैं कि वो उससे वो गुण लिया, या कोई खास आदत हो, या कोई खास चिन्ह हो शरीर में, है ना, या कोई खास बिहेवियर हो। तो कोई भी चीज जो कोई पर्सन अपने पूर्वजों से उसको खुद मिलता है, अपने आप उसके पास आता है, अब उसमें बायोलॉजिकली जो भी होता हो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई गुण ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो यही चीज हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग काम करते हैं एकदम क्लोजली टू द रियल वर्ल्ड एंटिटीज पर काम करते हैं, तो जो भी चीजें हम लोग अपने दुनिया में, अपने आसपास में हम लोग देखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इन प्रोग्राम। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट ये भी है इनहेरिटेंस। तो अब प्रोग्रामिंग के टर्म में हम इनहेरिटेंस का अगर बात करें तो क्या कहेंगे? तो इसमें क्या होगा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। एक क्लास को हम लोग दूसरे क्लास के मदद से या उसके प्रॉपर्टीज को इसमें इनहेरिट करा सकते हैं। देखो, इस पे और भी बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम कहें कि भाई एक मेरा सबसे ऊपर लेवल में हम क्लास रख लें, सपोज करो व्हीकल, ठीक है। तो अगर हम बाइक के बारे में बात करें तो ये भी एक व्हीकल है। अगर कार के बारे में, बाइक्स के बारे में, कार्स के बारे में बात करें तो ये भी एक व्हीकल हो गया। या फिर हैवी व्हीकल के बारे में बात करें, जैसे ट्रक्स है, बसेस है, एटसेट्रा, है ना, ट्रक्स, बसेस, ये भी व्हीकल है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि हम बाइक को भी कह रहे हैं व्हीकल, कार को भी कह रहे हैं व्हीकल, ट्रक और बसेस को भी कह रहे हैं व्हीकल। तब फिर इसमें अंतर क्या है या फिर सिमिलैरिटी क्या है? तो निश्चित रूप से अगर हम इनको व्हीकल कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा, और वही कारण है कि ये एक कॉमन क्लास से इनहेरिट किया जा रहा है, या हम लोग कह रहे हैं कि एक कॉमन चीज का प्रॉपर्टी इन सब में है व्हीकल का। तो हम लोग व्हीकल के बारे में क्या कह सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसा चीज जो कि ईंधन से चलता हो, फ्यूल लगता हो उसमें, है ना, फिर उसमें ट्रांसमिशन के लिए गियर्स होते हो, एक्सेलरेटर हो, ब्रेक हो, ये सब चीज उसमें होता हो, एक्सेलरेटर हो, ठीक है। तो
ये सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, उदाहरण के तौर पर व्हीकल के लिए ये सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो गया कि इट कैन रन ऑन फ्यूल विच में बी पेट्रोल और डीजल। आजकल के समय में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया है, मतलब जो बैटरी से व्हीकल चलते हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं कि बैटरी पर अगर हम जाएंगे तो फिर ये सब में ट्रक्स, बसेस, ये सब अभी बहुत कम है। तो अभी फिलहाल हम कॉमन चीजों पर अगर हम बात करें तो फ्यूल पर बात कर रहे हैं। तो फ्यूल से चलना चाहिए, एक्सेलरेटर होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, गियर होना चाहिए, लाइट्स रहेगा, पैसेंजर्स के बैठने के लिए सीट्स रहेगा, और भी कुछ कॉमन फीचर्स हो सकता है। तो ये सारा फीचर ये सब में भी है। बाइक के लिए भी फ्यूल चाहिए, कार के लिए भी, बस के लिए भी, सब के लिए फ्यूल चाहिए। सब में एक्सेलरेटर है, सब में ब्रेक है, सब में क्लच है, सब में गियर है। हालांकि आजकल बिना गियर वाले भी व्हीकल आ रहे हैं, लेकिन चलो वो भी एक सिमिलैरिटीज हो सकता है। तो वो चीज हो गया। तो फिर इनमें डिसिमिलैरिटीज क्यों है, क्यों हम इसको अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं? तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है। सबसे पहला तो वही नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बात कर लें कि बाइक में सबसे कम, फिर कार, फिर बस। तो वो डिसिमिलैरिटी हो गया सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। और भी हो सकता है कि जैसे मान लो ट्रक और बसेस ये सब कुछ लाने के लिए टाइप ऑफ फ्यूल्स दैट इट कंज्यूम्ड, तो बस और ट्रक्स जनरली डीजल से चलते हैं, और ये सब लाइट व्हीकल्स जो हैं उनके लिए हमको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है। तो वही चीज है कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम लोग किसी एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके कोई दूसरा क्लास बनाते हैं, और साथ में उसमें कुछ उसका अपना खास जो फीचर्स है वो हम लोग ऐड करते हैं। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यही हो गया कि व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अदर क्लास, या बाय यूजिंग characteristics of other class in addition having its own special characteristics, तो ये चीज कहलाता है इनहेरिटेंस। तो सवाल उठता है कि भाई इनहेरिटेंस का जरूरत क्यों पड़ता है, व्हाट आर द नीड ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए पहले उस पर हम लोग बात कर लें कि नीड ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला तो इसका हो गया कि जरूरत यह है कि क्योंकि हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटीज पर काम करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करना इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो पहला इसका नीड यही हो गया, कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस inheritance relationship that exists in real world, या which takes it close to the real world entities। ठीक है, कि अगर ऐसा फैसिलिटीज हमारा आ जाता है प्रोग्रामिंग वाले में, तो ये हमको रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने में ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग इनहेरिटेंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन प्रोग्राम। दूसरा कि रीयूजेबिलिटी, ये रीयूजेबिलिटी, या हम कह सकते हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी को भी ये सपोर्ट करता है। अब कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करने का क्या मतलब है भाई? तो जो बेस क्लास का कोड है, अगर मान लो वो सिमिलैरिटीज हम रखना चाहते हैं डिराइव्ड क्लास में, तो इनहेरिट कर लेते हैं वो प्रॉपर्टी, वो हमको फिर से लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है डिराइव्ड क्लास में, उसको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी कोड को हम लोग रीयूज कर लेते हैं। फायदा क्या? कि मेरा प्रोग्राम का डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको कोड दोबारा नहीं लिखना, हम उसी को यूज कर ले रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, मेंटेनेंस आसान होगा, डॉक्यूमेंटेशन उसका आसान होगा, ये सब काम हो सकता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको एक्सटेंड करना आसान होगा, कि कोई फीचर्स हमारा पहले से मौजूद है और उसको हम इन एडिशन कुछ और एक्स्ट्रा फीचर जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
अब जैसे मान लो मेरा ये कहना है कि इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो अगर हम स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए और तो स्टूडेंट एक कॉमन क्लास हो गया, और बाद में जब हम उसको कैटेगराइज किए, अब मान लो कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो इंजीनियर हो गए, या कुछ हो गए जो सिंपल ग्रेजुएशन में है, या हो गए जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन में भी है तो हम उनको भी फिर बांट सकते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स इस तरह से। तो अगर मान लो हम एक कैटेगरी इसमें उठा लें, सपोज करो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट का क्या होगा कि भाई जो स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो होगा ही, तो किसी स्टूडेंट का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है कि भाई उसका नाम होगा, कोई रोल नंबर होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होगा अपने इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में, ये होगा। और इसके अलावा उसका कुछ अपना, ग्रेजुएट स्टूडेंट का कुछ अपना खास प्रॉपर्टी भी हो सकता है। जैसे मान लो हम कह देंगे कि उसका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है, उसका कोर सब्जेक्ट क्या है, किस चीज में वो ऑनर्स कर रहा है, ये सब चीज। तो स्टूडेंट के लिए ये कॉमन प्रॉपर्टी में नहीं आएगा ऑनर्स सब्जेक्ट, क्योंकि ऑनर्स केवल ग्रेजुएशन में होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट का अगर कोई स्टूडेंट है, तुम लोग हो, तो उसमें तो ऑनर्स होगा नहीं, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो सब उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि स्टूडेंट वाले हमारे क्लास में है। तो वो सबको हमको दोबारा से इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट में या इंटरमीडिएट स्टूडेंट में हमको उसको फिर से स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोग उसको जो इसका अपना फीचर है, जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट में गए तो ऑनर्स सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में गए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट, ये सब हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरा डेवलपमेंट फास्टर हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन इजी होगा इसको एक्सटेंड करना। तो कोड रीयूजेबिलिटी को ये हम लोगों को सपोर्ट करता है, इसीलिए हम लोगों को इनहेरिटेंस का जरूरत पड़ता है। और अगला है कि ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को भी ये सपोर्ट करेगा। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए भी हम लोग इनहेरिटेंस बनाते हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो ट्रांजिटिव नेचर क्या हो गया भाई? तो ट्रांजिटिव नेचर से मेरा मतलब है कि अगर मान लो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि कोई ऐसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जा रहा है, कि जैसे मान लो कोई एक चिन्ह खास है जो किसी खानदान में चलता आ रहा है शुरुआत से, तो दादा से पिताजी में आया, पिताजी से आप में आया, और आपसे आपके फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो वो चीज कहलाया ट्रांजिटिव नेचर। तो इसमें भी वही चीज होगा। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई एक क्लास है, सपोज करो मेरा ए, और उससे हमने एक क्लास डिराइव किया, सपोज करो बी, और बी से फिर हमने एक क्लास डिराइव किया सी, तो सी में बी का तो प्रॉपर्टी आएगा ही क्योंकि ये इससे डिराइव हो रहा है, लेकिन ये खुद डिराइव हुआ था ए से, तो ए का प्रॉपर्टी भी मेरा सी में आ जाएगा वाया बी, क्योंकि ए का प्रॉपर्टी तुम्हारा बी में इनहेरिट किया हुआ था और बी से वो सी में भी आ जाएगा। तो ये कहलाता है ट्रांजिटिव नेचर, है ना, कि अगर ए का प्रॉपर्टी बी में आया है और बी से हम सी को इनहेरिट किए हैं तो ए का प्रॉपर्टी हमारा सी में इनहेरिट हो जाएगा। तो ये चीज कहलाता है इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। जैसे हम जो तुमको एग्जांपल ले रहे थे, क्या कहते हैं कि स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, ये सब था। तो जितने भी स्टूडेंट है वो सब है तो पर्सन। अब कोई पर्सन मान लो स्टूडेंट है, कोई पर्सन मान लो एम्प्लॉय है, कोई पर्सन मान लो पॉलिटिशियन है, जो भी है, हम पर्सन्स को इन सब में कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट से हमारा आ गया भाई ग्रेजुएट स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये सब तरह से। एम्प्लॉय में भी अलग अलग तरह का हो सकता है कि भाई कोई हमारा टेक्नीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई मैनेजर है, कोई पीओ है, इस तरह से। तो है तो सब कोई क्या पर्सन। तो पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टूडेंट में भी आएगा, एम्प्लॉय में भी आएगा,
पॉलिटिशियन में भी आएगा, और फिर वहां से वही पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा इंटरमीडिएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट में भी जाएगा, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ये सब में भी जाएगा, और फर्दर आगे भी जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव नेचर कहलाता है, और ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है हमारा इनहेरिटेंस। तो ये सब कुछ मुख्य पॉइंट है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को इनहेरिटेंस का जरूरत क्यों पड़ता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर इनहेरिटेंस तो हो गया भाई। अब आगे हम लोग देखें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसा कि हम लोग कह चुके हैं कि न्यू क्लास हम लोग डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक क्लास जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उससे हम कोई नया क्लास डिराइव कर रहे हैं। पहले दो टर्मिनोलॉजी, दो टर्म समझ लो। अगर मान लो ये मेरा एग्जिस्टिंग क्लास है, मतलब ये क्लास मैंने पहले बनाया, और एक दूसरा क्लास मैंने बनाया जो इससे इनहेरिट हुआ, ए के प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप को हम ऐसे दिखलाएंगे, एक एरो से, और एरो हेड बेस क्लास की तरफ रहेगा, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास की तरफ रहेगा। तो एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग बेस क्लास या फिर सुपर क्लास कह सकते हैं। बेस क्लास और सुपर क्लास, मतलब जिस क्लास से हम प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं वो बेस क्लास या सुपर क्लास कहलाएगा, और जो नया क्लास बना है ना, उसको हम लोग कहेंगे सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। ये तो ये दो टर्म है जो तुमको इनहेरिटेंस में समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी काम होगा अब हम लोग यही दो वर्ड्स पर काम करेंगे कि बेस क्लास या सुपर क्लास और सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास किसको कहेंगे? जो एग्जिस्टिंग क्लास है जिसका प्रॉपर्टी हम लोग दूसरे क्लास में लेना चाह रहे हैं। और डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कौन है? तो जो इनहेरिट हुआ, जो किसी दूसरे क्लास के मदद से बनाया गया, तो ये मेरा डिराइव्ड क्लास हो गया या सब क्लास हो गया, है कि नहीं? तो इस पर हम लोग आते हैं कि सब क्लास जो है बेस क्लास से क्योंकि प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो ये कुछ अलग अलग तरह से हो सकता है, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। तो वही सब डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो जैसे पहला जो फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। अब जैसा कि इसके नाम से तुम को रिलेट कर सकते हो, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे कि जब एक सब क्लास इनहेरिट होगा फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। जब कोई एक सब क्लास जो है किसी सिंगल बेस क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस है। तो इसको हम फिगर से तुमको समझा देते हैं कि जैसे अभी वो जो फिगर है सेम वही, वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है? कि एक सब क्लास और एक बेस क्लास, तो वही हो गया मेरा वन सब क्लास डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। एरो के डायरेक्शन से समझ जाओ कि ये मेरा बेस क्लास है और ये मेरा सब क्लास या डिराइव्ड क्लास है, ठीक है भाई? तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल
मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कब कहेंगे कि जब एक सिंगल सब क्लास इनहेरिट किया जाएगा फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब मल्टीपल बेस क्लास, सब क्लास कोई एक, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा कह दें कि सपोज करो मेरा ये कुछ मल्टीपल बेस क्लासेस है, सपोज करो कुछ नाम दे दे, मान लो ए है, बी है, सी है, और एक क्लास मैंने इससे इनहेरिट कराया डी। तो इसमें ए का भी प्रॉपर्टी आएगा, बी से भी ये प्रॉपर्टी लिया और सी से भी लिया, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि वन सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो यहां पर ये मेरा क्या हो गया कि मल्टीपल बेस क्लासेस हो गया, ठीक है, और ये सब क्लास एक हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब एक सब क्लास हम लोग मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग टाइप देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। थर्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसको कहेंगे भाई? तो जब एक बेस क्लास है और मल्टीपल सब क्लासेस है, बेस क्लास एक और सब क्लासेस या डिराइव्ड क्लासेस एक से ज्यादा, तब ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो व्हेन अ सब क्लास when multiple subclasses are inherited from a single base class, जैसे मान लो हमने तीन सब क्लासेस बना दिया, बी सी डी, ये सब इससे इनहेरिट हो रहा है। जैसे याद करो अभी थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल हम शुरुआत में लिए थे ना, व्हीकल से बना था बाइक, कार, ट्रक्स एंड बसेस, तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया, क्योंकि वो बाइक, कार, बसेस एंड ट्रक्स जो है वो सब एक कॉमन बेस क्लास व्हीकल से इनहेरिट हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं कि वन बेस क्लास और मल्टीपल सब क्लासेस, तो ऐसा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो वो जो ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस का हम लोग बात कर रहे थे ना, वो यही फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे हम कह रहे थे कि एक क्लास का कोई सब क्लास है और फिर उस सब क्लास से फिर एक मेरा क्लास डिराइव हुआ, तो वो जो टॉप मोस्ट वाला लेवल पर था बेस क्लास, उसका भी प्रॉपर्टी मेरा सबसे नीचे वाले में जाएगा, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग कह सकते हैं कि दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हम लोग इसका फॉर्म अगर हम लोग डिफाइन कर लें, अगर मान लो ये तीन क्लासेस मैंने बना लिया, ए बी सी, ये बेस क्लास हुआ, बेस क्लास फॉर बी,
ये हुआ सब क्लास ऑफ ए और बेस क्लास फॉर सी, ठीक है, और ये मेरा सब क्लास ऑफ बी। तो ये फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस कहलाएगा तुमको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक खास बात तुमको ये ध्यान रखना है कि इट सपोर्ट्स ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको एक नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में या फिर ऐसे ही कोई वाइवा में, ओरल में, कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस है जो ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो तुम कहोगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये वो फॉर्म है जो ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ क्लास इज अ क्लास विच इज अ सब क्लास ऑफ, या इसको तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास विच इज इटसेल्फ इज अ सब क्लास ऑफ अनदर क्लास, then this form of inheritance is called multi level inheritance। फिर से मैं रिपीट कर दें, कोई क्लास, when a class is derived from another class which itself is derived from some other class, then this form of inheritance is known as multi level inheritance and it supports transitive nature of inheritance। तो इसमें क्या होगा, सी में बी का भी प्रॉपर्टी होगा और ए का भी प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। तो ये चारों हो गए, और एक और होगा, वो होगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलो उसको भी हम पहले यहां पर क्रिएट करके समझा देते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसको कहेंगे? तो चलिए अब इसका लास्ट जो फॉर्म है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट विल कंबाइन टू और मोर फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड के नाम से ही पता चल जा रहा है कि हाइब्रिड हम लोग किसको कहते हैं, तो मिला हुआ रूप, है ना। जब मिला हुआ रूप रहेगा दो या उससे ज्यादा का, तब उसको हम लोग कहेंगे कि हाइब्रिड फॉर्म है। तो इसमें वही बात है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम कहेंगे किसको, तो जिसमें दो या उससे ज्यादा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस का कंपोजिशन होगा, मिला हुआ रूप होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक बनाए स्ट्रक्चर इस तरह का कि सपोज करो कि ये मेरा कोई क्लास ए है, यहां कोई दो क्लास मैंने बना लिया बी और सी, और यहां पर मैंने एक क्लास बना लिया डी, ठीक है। अब मान लो कि हम यहां कहते हैं कि भाई ये बी और सी आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए and D is inherited from B and C। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। कारण क्या है भाई, तो ये जो पहला ये जो पार्ट है इसको तुम क्या कहोगे, कौन सा फॉर्म है इनहेरिटेंस का, तो ये है तुम्हारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहां मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है, सिंगल बेस क्लास से आया है ना। तो एक बेस क्लास से मल्टीपल सब क्लास आया, तो ये हायरार्किकल हो गया। और फिर यहां पर क्या हुआ भाई कि ये डी जो है दो बेस क्लास से इनहेरिट हुआ, मतलब सिंगल सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। तो ये फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा हो गया, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये दोनों का मिला हुआ रूप है हायरार्किकल और मल्टीपल का। हायरार्किकल भी इसमें है और मल्टीपल भी है। तो इस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग कहेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस है।
ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस आर कंबाइंड, ठीक है, 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस आर कंबाइंड इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और एग्जांपल में ये कि पहला पार्ट में मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ और दूसरे पार्ट में मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। तो ये सब कुछ खास बातें अभी इनहेरिटेंस के बारे में, हालांकि अभी बहुत लंबा सफर इसमें तय करना है, काफी चीजें इसमें हम लोगों को देखना है, जाननी है बातें, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर तुमको हमने बताया कि इनहेरिटेंस होता क्या है, जरूरत क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि एडवांटेज भी तुम उसको कह सकते हो। जो नीड फॉर इनहेरिटेंस हमने बताया, तुम उसको एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में भी लेकर के चल सकते हो कि भाई इनहेरिटेंस का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो वही सब पॉइंट आएगा जो हमने नीड ऑफ इनहेरिटेंस में लिखा था, उसको एक्सप्लेन करना होगा। और फिर हमने देखा कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तुमको रखना पड़ेगा कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस भी एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है। तो इसको समझना बहुत आसान है। तुमको पांचों फॉर्म मैंने बता दिया कि सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल होता है, हायरार्किकल होता है, मल्टी लेवल होता है और लास्ट हाइब्रिड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जब हम लोग बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि ये सब इनहेरिटेंस हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्रोग्राम में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।